आपने वहाँ अस्पतालों की बिल्डिंग बनाई, स्कूलों की बनाई, एएनएम सेंटर की बनाई, तमाम चीजें आपने बनाई, लेकिन फिर पहाड़ खाली क्यों हुआ? आपको अगर जॉर्ज एवरेस्ट का काम देना है तो आपने ऐसा नियम बना दिया कि वो रामदेव की कंपनी को काम मिल गया। ये हम पहली बार सुन रहे हैं। इमेज बिल्डिंग के लिए आप 1000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं और विधानसभा अध्यक्ष जो हैं के विवेकाधीन कोष से साड़ियां खरीदी जा रही। आपने नियम कायदे कानून इस अंदाज के बना दिए हैं कि उत्तराखंड का आदमी वहां अपना कागज भी नहीं लगा पा रहा। जनजी वाला जो विषय फिलहाल आपने कुछ दिन के लिए उसको रोका है, ऐसा ना हो कि 25वें साल में आपको एक बड़ी चुनौती के रूप में देखने को मिले। उत्तराखंड राज्य गठन के 25 साल पूरे हो चुके हैं और इन 25 सालों में आप पीछे मुड़कर देखिए और दिल से सोचिए, 25 साल राज्य बनने के बाद क्या उत्तराखंड की जनता, उत्तराखंड के लोग आज खुशी महसूस कर रहे हैं? क्या वो उत्साह है कि राज्य जिन सपनों के लिए बनाया गया था, जिन उम्मीदों के साथ राज्य की लड़ाई लड़ी गई थी, वो बातें पूरी हो पाई, वो उम्मीदें पूरी हो पाई? ये आज सोचने का विषय है। इसके ठीक उलट राज्य सरकार बड़ा जश्न मना रही है इस बार, क्योंकि रजत जयंती है। 25 साल पूरे हो रहे हैं। 1-2 नहीं, पूरे 11 दिनों तक लगातार मैराथन कार्यक्रम होने वाले हैं। अलग अलग शहरों में होंगे, देहरादून में भी होंगे। कॉमेडी शो से शुरुआत हो रही है और एक के बाद एक अगर आप कार्यक्रमों की जो सूची है उसे पलटेंगे तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा कि आने वाले अगले 25 सालों के लिए हम क्या करने वाले हैं और हमने क्या क्या खो दिया है विकास के नाम पर। जो कीमत हम अदा कर चुके हैं उसका मंथन होता कहीं नज़र नहीं आ रहा। इस पूरे मुद्दे पर मैं बात करूंगा। अच्छा मौका है, राज्य गठन के 25 साल पूरे हो रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार गजेंद्र रावत मेरे साथ हैं। गजेंद्र जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि यूपी के दौर में भी जब राज्य नहीं बन रहा था तब भी आप थे और उस समय भी आपकी चीज़ें चल रही थी। आपने अपनी आंखों के सामने लड़ाई भी देखी, राज्य बनते भी देखा। 25 साल बाद कहाँ पा रहे हैं उत्तराखंड को? इन 25 सालों को अगर आप शुरुआत करें तो 5 पंचवर्षीय योजना हो जाती हैं। इसके अनुसार यहाँ पर 5 मुख्यमंत्री अब तक होने चाहिए थे और जो राजनीतिक चातुर्य है, जो यहाँ सरकारें गिराने और बनाने का जो खेल है, उसके अनुसार अब तक 10 आदमी मुख्यमंत्री बन गए हैं। वो 10 के पास आज की तारीख में जब मुख्यमंत्री हो गए हैं तो स्थिति ये है कि आपके पास 47 विधायक हैं। आप दावा कर रहे हैं कि आपने 25,000 से ज़्यादा पद भर दिए हैं, लेकिन आपसे मंत्रिमंडल के 5 पद नहीं भरे जा रहे हैं। जब जिस समय यहाँ पर अब प्रधानमंत्री आने वाले हैं, राष्ट्रपति आने वाले हैं और रजत जयंती समारोह होने वाला है, उस समय भी किसी के पास ये बताने के लिए नहीं है कि आखिरकार वो कौन सा पेंच फंसा हुआ है, वो कौन सी ऐसी गणित है दिल्ली की कि मंत्रिमंडल के 5 पद खाली हैं। ये तो एक बहुत मोटा हिसाब है। इन 25 सालों में बहुत सारी चीज़ें हुई और ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो इसलिए आज जनता को नाखुशगवार लग रही हैं कि उनको लगता है कि इन नेताओं को, जिनको हमने जनप्रतिनिधित्व दिया था, ये तो बहुत समृद्ध हो गए हैं। जिस व्यक्ति को विधायक बनाया वो मंत्री बन गया, मंत्री वाला मुख्यमंत्री बन गया, सांसद बन गया, भारत सरकार में मंत्री हो गए और वो आगे बढ़ते चले गए। उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में चले गए, उनकी पत्नियां बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने लगे, डिज़ाइनर कपड़े, बड़े बड़े कोठियाँ, ये सब तैयार हो गए। जो वोटर है वो वोटर आज भी इंतज़ार कर रहा है। जो बात अभी कुछ दिन पहले आपने स्वास्थ्य मंत्री की भी सुनी कि उत्तराखंड ऐसा स्टेट है कि डॉक्टर बीमारों को ढूंढ रहे हैं, सरप्लस हो गए। ये बड़ी बात, और ये इसमें झूठ भी नहीं है, ये निश्चित रूप से सरप्लस हो गए। तो हैं कहाँ डॉक्टर? डॉक्टर कहाँ है अब मैं बताता हूँ आपको उसके पीछे गणित क्या है। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा कि गैरसैंण में विधानसभा सत्र हुआ, तो गैरसैंण विधानसभा सत्र होने से पहले देहरादून के दून हॉस्पिटल से, कोरोनेशन हॉस्पिटल से, हरिद्वार के इन तमाम अस्पतालों से तमाम डॉक्टर, लैब टेक्नीशियन से लेके तमाम अस्पतालों की जो व्यवस्थाएं थी उनको ट्रांसफ़र कर दिया आपने कहाँ? गैरसैंण। मतलब आपके पास जो डॉक्टर्स की जो पूरी संख्या है वो है, लेकिन व्यवस्था क्या है कि दून हॉस्पिटल में आपको जो है 50 डॉक्टर चाहिए, वहाँ आपने 150 भरे हुए हैं। आपको वहाँ पर एएनएम चाहिए 100, तो आपने वहाँ 500 भरे हुए हैं। अब वो जो गैरसैंण का आदमी वो इंतज़ार कर रहा है, जो थराली वाला वो इंतज़ार कर रहा है, पिथौरागढ़ वाला इंतज़ार कर रहा है, उत्तरकाशी वाला कर रहा है, और पूरे प्रदेश में माहौल है कि आखिरकार जब जो हेल्थ मिनिस्टर है उनका दावा है कि सरप्लस है तो कहाँ है, तो वो इस व्यवस्था में है कि कोई किसी मंत्री का, कोई विधायक का, कोई सांसद का, कोई मंडल अध्यक्ष का, कोई पौवा प्रमुख का, इन सब के लोग, इनके रिश्तेदार, इनके जान पहचान के लोग, वो सारे के सारे लोग देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, हल्द्वानी, नैनीताल में आ गए। ये व्यवस्था खराब हो गई है और इस व्यवस्था का आलम सिर्फ हेल्थ वाला नहीं है, यही स्थिति शिक्षकों को लेकर है
कि भाई जिस टीचर को वहाँ होना चाहिए था पहाड़ में, वो वहाँ से भाग गया, उसने अपने बच्चों को भी वहाँ जो है देहरादून शिफ्ट कर दिया। वो कह रहा वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल पढ़ाना चाहता है, वो व्यवस्था भी इसलिए ख़त्म हो गई। और दिक्कत ये इसलिए आई कि शोबाजी यहाँ पर बहुत हुई। आज की तारीख में भी जब हमने कुछ समय पहले देखा था कि एक डीएम ने अपने बच्चे को जो है उस केंद्र में भेजा, बच्चे को जो इस स्कूलिंग से पहले होता है कि भाई अपने बच्चे को वहाँ स्कूल में एडमिशन दिला दिया है, तो हमने लगता था आंगनबाड़ी केंद्र, तो सब ने कहा कि बहुत सराहा, बहुत बड़ी बड़ी खबरें छपी, न्यूज़ हेडलाइन छप गई। कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई सांसद ये कभी नहीं कहता है कि हाँ हम लोग वहाँ गांव में रह रहे हैं, हम जिन स्कूलों में पढ़े हमने उसको थोड़ा सा और बेहतर करने की कोशिश करी, अपने बच्चों को वहाँ रखा और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करी। वो जब नहीं हो पाया तो इसीलिए जो आज व्यवस्था है कि आप 25 सालों के बाद अपने आप को फिर उसी स्थिति में पाते हैं कि आज देहरादून के चारों ओर आप देख रहे हैं कि रंग रोगन चल रहा है, सड़कें बिल्कुल चकाचक बन गई हैं, बिजली के खंभों पर बाकायदा पेंट हो रहा है। ये सब इसलिए हो रहा है कि 25 साल में आपको दिखाना क्या है। आप इस प्रकार के इवेंट को उन सुदूर पहाड़ों में नहीं कर पा रहे हैं जहां आज प्रसूताएं मर रही हैं, जहां आज एक एक्सरे मशीन नहीं है कि हाथ टूट गया तो उसका वहीं एक्सरे हो जाए, वो इंतज़ाम नहीं है। वो सारे एक समय तो था कि जो अस्पताल थे वो रेफर सेंटर थे, अब मेडिकल कॉलेज में रेफरेंस सेंटर बन रहे हैं। ये बड़ी खराब व्यवस्था है और जब तक इस व्यवस्था को आप कायदे से धरातल पर नहीं लाएंगे तो निश्चित रूप से ये जो समारोह है, ये इवेंट्स हैं, ये इवेंट्स आपको अखबारों में, टीवी में और सब जगह पर तो जो है शाइनिंग इंडिया दिखाई देंगे, शाइनिंग उत्तराखंड के रूप में दिखाई देंगे, लेकिन धरातल पर फिर वही बात आती कि आप उन लोगों के लिए क्या कर रहे हैं जो आज भी अपनी जान गंवा रहे हैं पहाड़ों में। उत्तराखंड की इकॉनमी की अगर मैं बात करूं, 25 सालों में हमने 15,000 करोड़ के बजट से शुरुआत की थी, आज हम 1 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच गए और करीब 3.5 लाख करोड़ के आसपास हमारी इकॉनमी है। पर कैपिटा इनकम भी 2.5 लाख से ऊपर पहुंच गई है। हिमाचल को हमने कई चीज़ों में पीछे छोड़ दिया है, ये कागज़ तो यही दिखा रहा है। ये क्या जो गुलाबी आंकड़े कागज़ों में आ रहे हैं, आप ये धरातल पर हैं, लोग महसूस कर पा रहे हैं कि 2.5 लाख की आमदनी हो गई है, फिर भी रास्ते में मर रहे हैं लोग, जैसा आपने कहा, अस्पताल के लिए, शिक्षा के लिए पलायन हो रहा है। तो ये दो तरफी बातें नहीं हो रही। दरअसल वो जो आंकड़े हैं, जितनी बार उन आंकड़ों की बाजीगरी होती है, आंकड़ों के मामले में तो हमेशा ये माना गया है कि आंकड़े पेश किए जाते हैं, उन आंकड़ों को आप जब धरातल पर उतारते हैं, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले आपने खबर देखी और चारों तरफ उस बात का शोर भी था कि भाई 1,000 करोड़ रुपए से इमेज बिल्डिंग की गई, बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई कि भाई आपने अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए, अपनी योजनाओं को बताने के लिए बताया कि 1,000 करोड़ रुपए तो उस पर खर्च हो गए, विज्ञापन पे खर्च हो गए। असल बात ये आती है कि जब उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों हुआ, तो एक बड़ा वर्ग जो मीडिया का ही इस प्रदेश के भीतर है, जो अमूमन पूरे देश की स्थिति है, एक बड़ा वर्ग उस पक्ष के साथ खड़ा हो गया कि नहीं ये तो बहुत बढ़िया बात है, ये तो बजट खर्च किया गया है। तो अगर बजट खर्च सिर्फ इसी परिप्रेक्ष्य पे किया जा रहा है कि इमेज बिल्डिंग पे खर्च किया जा रहा है, तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि जो आपका पीडब्ल्यूडी का जो बजट है, क्या वो खर्च हुआ, जो हेल्थ का बजट है वो खर्च हुआ नहीं हुआ, जो एजुकेशन का वो खर्च हुआ नहीं, इस सिंचाई का हुआ नहीं हुआ, और जो तमाम विभाग हैं जहां आप हर साल के जब फाइनल आंकड़े में आते तो बताते कि जो बजट खर्च है वो 50% से ऊपर ही नहीं बढ़ पा रहा है। आपने अगर किसी काम के लिए 100 रुपये एलोकेट किए हैं तो अगले साहब आप बताते हैं कि साहब 50 रुपये भी खर्च नहीं हुए। तो क्या सिर्फ कुछ पिन पॉइंट पर ही इन्हीं चीज़ों के लिए आप खर्च कर पा रहे हैं? ये गंभीर सवाल है। तो इसलिए आंकड़े आप जितने दिखाएंगे वो आंकड़े भी फिर आपको वो भी स्वीकार करना पड़ेगा ना कि इतने वर्षों के बाद हजारों करोड़ों लाखों करोड़ों रुपए की जो सड़कें आपने बना दी, आप जहाँ जहाँ सड़क लेके चले जाते रहे वहाँ से आदमी खाली क्यों होता रहा? आपने वहाँ अस्पतालों की बिल्डिंग बनाई, स्कूलों की बनाई, एएनएम सेंटर की बनाई, तमाम चीज़ें आपने बनाई, लेकिन फिर पहाड़ खाली क्यों हुआ? इसका मतलब आपके आंकड़ेबाजी में, आपके उन विषयों को लेकर जो जनता के तक जाने चाहिए थे, आप उनको धरातल पे नहीं उतार पाए। आपके पास आज आप आंकड़ा बताने के लिए कि भाई आपने 25 साल में इतनी ज़्यादा शराब की नई दुकानें खोल दी, फैक्चुअल बातें हैं, आप बता रहे हैं। अभी सरकार ने कुछ दिन पहले ये भी बताया कि भारत सरकार से इनको 100 करोड़ रुपए इनाम के तौर पे मिलने वाले हैं क्योंकि इन्होंने खनन में बेहतर काम किया। तो बताने के लिए है ना कि हाँ भाई 100 करोड़ का अमाउंट आ रहा है, इस प्रकार से हमने राजस्व बढ़ाया है। तो हम कह रहे हैं कि जब आप उस फिगर पे बहुत एग्रेसिवली बता रहे हैं जनता को, तो आपको यहाँ भी बताना पड़ेगा कि जब इतना गुलाबी है विषय, तो फिर पहाड़ खाली क्यों हो रहे हैं? ये सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, जैसे आपने भी कहा, कई गांव तो ऐसे हैं आज़ादी के बाद दर्जनों गांव हैं उत्तराखंड में जहां सड़क नहीं पहुंच पाई है, स्कूल खाली हो रहे हैं,
सरकारी स्कूल बंदी की कगार पर हैं। कुमाऊं गढ़वाल दोनों पहाड़ में यही स्थिति है। रोज़गार की अगर मैं बात करूं तो पेपर चोरी, पेपर लीक, सीबीआई भी यहां पहुंच गई है, जांच चल रही है। तो जो बुनियादी चीज़ें थी उत्तराखंड के लिए, जब लड़ाई भी लड़ी नए राज्य की, अलग राज्य की, तो कोशिश ये थी कि लोगों को रोज़गार मिले, उत्तराखंड के लोगों को पहला हक उनका हो, इसलिए हमें एक छोटा राज्य चाहिए था। मूल तो वही था, वही बातें थी। वो क्या पूरी हो पाई हैं या उस तरफ बढ़ती हुई आपको दिखाई दे रही है सरकार, जो भी सरकारें रही अब तक? इसका एक मोटा उदाहरण है ऑल वेदर रोड। इसी परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री मोदी इसका रिबन काट के गए थे। उन्होंने कहा कि 12,000 करोड़ रुपए से हम ऑल वेदर रोड बना रहे हैं। ऑल वेदर रोड के जितने टेंडर हुए, उन सारे टेंडर में उत्तराखंड के एक आदमी भी उसमें आगे नहीं बढ़ पाया। क्यों? उसकी सेवा शर्तें इतनी कठिन कर दी गई कि आदमी उसमें अपीयर नहीं हो पाया। उसके बाद जिस आदमी के नाम वो काम छूटा, उसने यहाँ ऑफिस भी नहीं, उसके पास कोई यहाँ मशीन नहीं, उसके पास कोई मैन पावर भी नहीं। लेकिन उसने क्या करा, फिर उत्तराखंड के आदमी को, उससे डाउन वाले जो ठेकेदार थे, उनको पेटी कॉन्ट्रैक्टर के रूप में उनको काम दे दिया। तो मलाई खा के तो वो लोग चले गए। उसी बात की तो लड़ाई थी कि भाई जब अपना अलग राज्य है तो यहाँ के साधन, यहाँ के संसाधन पर पहला हक उत्तराखंड के आदमी का होना चाहिए। अभी आपने कुछ दिन पहले एक और नियम सुन लिया होगा कि भाई नियम इतना कड़ा बना दिया है कि उत्तराखंड का सामान्य आदमी उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। आपको अगर जॉर्ज एवरेस्ट का काम देना है तो आपने ऐसा नियम बना दिया कि वो रामदेव की कंपनी को काम मिल गया। आपने अगर वो दूसरा हरिद्वार वाले प्रोजेक्ट को लेकर ले गए तो तीनों कंपनियां पता चल कि आचार्य बालकृष्ण रामदेव की कंपनियां हैं, आप उनको फायदा पहुंचा रहे हैं। आज प्रदेश में, पूरे प्रदेश में यही स्थिति है कि आपने नियम कायदे कानून इस अंदाज के बना दिए हैं कि उत्तराखंड का आदमी वहां अपना कागज भी नहीं लगा पा रहा है। ये स्थिति आपको हर काम में दिखाई देगी और यही है, ये वही पीड़ा है जिसको लेकर आप लंबे समय से फिर दोबारा वो आवाज़ सुन रहे हैं कि मूल निवास का जो सवाल था, जो भू कानून का सवाल था, वो सवाल दोबारा से क्यों आ रहे हैं। वो सवाल जब सड़कों पर आ रही थी, सरकार बैकफुट पर आने को मजबूर है। अभी आपने कुछ दिन पहले, चाहे वो सीबीआई वाला मसला था, वो लड़के धरने पे बैठे तो सरकार को बैकफुट पर आना पड़ेगा। कुछ दिन पहले आपने चौखुटिया वाला विषय देखा तो वहाँ रातों रात फिर जो है आदेश जारी कर दिया। वो तो फिर भी हाँ, वो आ रहे हैं। हाँ, लेकिन आपने आदेश किया कि हम उसको 50 बेड का हॉस्पिटल, 30 बेड का हॉस्पिटल बना रहे हैं। फिर आपने बोल दिया कि पिलखी में जो है, जहाँ महिला की मौत होगी प्रसव के दौरान, तो आपने एक टेम्परेरी डॉक्टर वहाँ भेज दिया। तो क्या इस प्रदेश में सिर्फ तब जन भावनाओं के अनुरूप आप काम करेंगे जब आप जो है, जब जनता सड़क पर, क्या इसके अलावा कोई समाधान नहीं? तो फिर वो प्रचंड बहुमत किस चीज़ के लिए? वो इतने सारे एमएलए वहाँ क्या कर रहे हैं? और गंभीर सवाल और तब आते हैं जब कुछ दिन पहले हम दिलीप रावत का जो सवाल सुन रहे थे, उन्होंने कहा अगर भाई ये बाघों को और इन सब चीज़ों को लेकर सवाल क्लियर नहीं हो तो मैं सदन के भीतर नहीं जाऊंगा। अब क्या हो गया? जिस सदन के भीतर नियम कायदे कानून परंपराएं बनती है, वहाँ 3.5 साल से दल बदल की फाइल दबा रखी है। आपने 500 में से 250 लोग नौकरी से निकाल दिए, 250 लोग बचा लिए विधानसभा अध्यक्ष ने, क्योंकि उनके रिश्तेदार हैं। ये हम पहली बार सुन रहे हैं कि इमेज बिल्डिंग के लिए आप 1,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं और विधानसभा अध्यक्ष जो है के विवेकाधीन कोष से साड़ियाँ खरीदी जा रही हैं। ये कहाँ से आ रही बात है? ये किसके लिए प्रदेश बनाया आपने? तो जब तक यहाँ का जो हमारा जनप्रतिनिधि है वो इस जिम्मेदारी को नहीं समझेगा, वो उस मर्म को, उस दर्द को नहीं समझेगा कि भाई सिर्फ उसी का परिवार नहीं है, सिर्फ रितु खंडूड़ी को अच्छा जीवन जीने का अधिकार नहीं है, सिर्फ धामी, हरीश रावत, त्रिवेंद्र सिंह को नहीं है, हरक सिंह रावत से लेकर जितने तमाम लोग जो इस प्रदेश में नीति नियंता हुए, इन्हीं को अधिकार नहीं है। ये प्रदेश जिन सादतों से बना था, अगर आज की तारीख में स्थिति यही है कि आप जो है फिर वही टहलाने और बहलाने की बात करेंगे, तो मेरा मानना है कि अगर आंदोलन के भरोसे आप ऐसा करता रहेंगे तो वो जो जनजी वाला जो विषय फिलहाल आपने कुछ दिन के लिए उसको रोका है, ऐसा ना हो कि 25वें साल में आपको एक बड़ी चुनौती के रूप में देखने को मिले। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे गजेंद्र रावत। देखिए, खुशी का मौका है, लेकिन खुशी किस बात पर मनाएं? इस बात पर कि ऑल वेदर रोड बनी, दिल्ली देहरादून हाईवे बना, 1 लाख से ज़्यादा पेड़ काट दिए गए, पर्यावरण का इतना बड़ा नुकसान झेलकर हम हाईवे बना रहे हैं, इस बात की खुशी मनाएं। इस बात की खुशी मनाएं कि दीपावली में 350 करोड़ की शराब पी गए उत्तराखंड के लोग, इस बात की खुशी मनाई जाए। या 1,000 रुपया केवल विज्ञापन पर खर्च कर दिया सरकार ने, इस पर खुशी मनाई जाए। रास्ते में मरीज पहाड़ों के दम तोड़ रहे हैं, अस्पताल नहीं है। प्रसव पीड़ा में महिला को अगर डॉक्टर समुचित इलाज मिल जाता तो वो बच जाती,
नहीं बच पाई। ऐसे एक नहीं दर्जनों उदाहरण अभी एक साल के भीतर उत्तराखंड में देखने को मिले हैं। स्कूल, जैसे मैंने कहा, बंदी की कगार पर है। सरकारी स्कूल बदहाल है। पलायन का शिक्षा सबसे बड़ा कारण है। बेरोजगारी किस स्तर पर है आपको मालूम है। सीबीआई जैसी संस्था यहाँ आकर जांच कर रही है, नौकरियां बेची जा रही हैं। क्या उस पर खुशी मना ली जाए? बड़े सवाल हैं और इन सवालों के जवाब आज भी उत्तराखंड तलाश रहा है। 25 साल पूरे होने पर भी वही सवाल हैं जो युवा हुआ था 18 साल होने पर था, वही 10 साल होने पर थे, और जब राज्य बना था 2000 में तब ये सवाल तब भी मौजूद थे, वो आज भी मौजूद हैं। तो इनके जवाब कहाँ तलाशे जाएंगे? अच्छा होगा कि जल्दी तलाशे जाएं, क्योंकि 25 साल और गुजरने में वक्त नहीं लगेगा और आपके और हमारे हाथ शायद तब भी खाली ना हो। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमंत, जय भारत टीवी। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।